इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम चेतना के विज्ञान पर बात कर रहे हैं। मतलब क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है? और हमारी ये जो सारी बातचीत है वो द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पीडीएफ नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए हम समझें कि चेतना के अध्ययन की मौजूदा स्थिति क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और क्या नई खोजें हुई हैं, और हाँ, चुनौतियां क्या हैं। चेतना है ना, जिसे अक्सर न्यूरोसाइंस की कठिन पहेली भी कहते हैं। मतलब अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में जागरूक होना। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो एक वक्त था जब चेतना को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शायद बहुत जटिल समझा जाता था, है ना? बिल्कुल। उस दौर में व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं, उसका बोलबाला था और मन की जो अंदरूनी दुनिया है उसे विज्ञान का हिस्सा मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर हाँ, 60s और 70s के दशक में ना चीजें बदलने लगी। जैसे वो स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर काम हुआ। हाँ, स्पेरी और गेजेनिका का। हाँ बिल्कुल। उससे पता चला कि कैसे दिमाग के दो हिस्से अलग अलग तरह से जागरूक हो सकते हैं। फिर वो मरीज एचएम का केस था, जिसकी याददाश्त चली गई थी। सही। उससे ये समझ आया कि चेतना के भी अलग अलग पहलू हो सकते हैं। और फिर बेंजामिन लिबेट के प्रयोग, उन्होंने दिखाया कि हमारे सचेत इरादे से पहले ही दिमाग में कुछ गतिविधि शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों ने ये साबित किया कि दिमाग भाई चेतना में केंद्रीय भूमिका निभाता है। और फिर 90s के दशक में मुझे याद है फ्रांसिस क्रिक और क्रिस्टोफ कोच आए। हाँ। उन्होंने ध्यान खींचा चेतना के तंत्रिका सहसंबंधों पर, यानी एनसीसीज पर। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ था। ये खोजना कि दिमाग की कौन सी खास गतिविधियां हैं जो हमारे किसी अनुभव, किसी एहसास के साथ जुड़ी होती हैं, इसने तो जैसे इस फील्ड में एक नई जानी डाल दी। तो ठीक है, इतिहास की ये नींव तो मजबूत लग रही है, पर आज वैज्ञानिक इस पहेली से कैसे निपट रहे हैं? सिद्धांत तो कई होंगे शायद। हाँ, कई हैं। और यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। एक जो बड़ा सिद्धांत है वो है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी या आईआईटी। आईआईटी, हाँ। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना तब पैदा होती है जब किसी सिस्टम में जानकारी बहुत अच्छी तरह से एकीकृत होती है, जुड़ी हुई होती है। वो इसे फाई नाम के एक माप से नापने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा। लेकिन इस आईआईटी पर ना जबरदस्त बहस चल रही है। अभी हाल ही में 2024 में ही 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसे लगभग छद्म विज्ञान जैसा कह दिया। अरे? हाँ, क्योंकि उनका कहना है कि इसके जो दावे हैं वो साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि चेतना को समझना कितना मुश्किल और विवादास्पद है अभी भी। तो आईआईटी के अलावा और कौन से मुख्य विचार हैं? हाँ, तो दूसरा एक प्रमुख सिद्धांत है ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस थ्योरी, GNWT। GNWT, ठीक है। हाँ, ये सिद्धांत ये मानता है कि चेतना तब होती है जब जानकारी दिमाग के एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क में पहुंचती है, जैसे कोई मेन स्टेज हो। खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे हिस्से इसमें शामिल माने जाते हैं। वहां से वो जानकारी बाकी दिमाग को उपलब्ध हो जाती है। इनके अलावा भी और हैं, जैसे हायर ऑर्डर थ्योरीज हैं, रिकरेंट प्रोसेसिंग थ्योरी है, प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग है। सबके अपने अपने नजरिए हैं। बाप रे, इतने सारे सिद्धांत! हाँ, और मजे की बात यह है कि 2022 में एक बड़ी वैज्ञानिक बहस भी हुई थी इन पर, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई। अच्छा। यहाँ तक कि चेतना की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसी पर भी सब एक मत नहीं है। सोचिए। ये तो वाकई मुश्किल लगता है। अच्छा, चलिए, सिद्धांतों पे भली बहस हो, पर क्या इसे मापने में, इसे देखने में कुछ प्रगति हुई है? टेक्नोलॉजी कुछ मदद कर रही है? हाँ, इस मामले में काफी अच्छी प्रगति हुई है। जैसे 2024 में एक नई तकनीक आई है, ब्रीथ स्क्वीज। ब्रीथ स्क्वीज, ये क्या है? ये EEG का इस्तेमाल करती है और इसकी खास बात यह है कि ये बेहोशी या सेडेशन के दौरान भी चेतना के स्तर में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसे सेकंडों में पकड़ सकती है। पहले इसमें मिनटों लगते थे। अरे वाह, तो इसका फायदा ये है कि एनेस्थीसिया देते समय या नींद की बीमारियों के इलाज में ये बहुत मददगार साबित हो सकती है। ज्यादा सटीक निगरानी हो पाती है। और सुनिए, 2024 में ही हाई रेजोल्यूशन MRI से दिमाग के कुछ गहरे हिस्सों में एक नेटवर्क का पता चला है। सबकॉर्टिकल नेटवर्क कहते हैं इसे,
जो हमें जगाए रखने में, हमारी जागृत अवस्था बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, ये भी नहीं खोजे। बिल्कुल। और 2023 में नींद पर कुछ अध्ययन हुए थे जिनसे ऐसे संकेत मिले कि शायद सोते हुए भी इंसान बाहरी उत्तेजनाओं पर कुछ हद तक प्रतिक्रिया दे सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरी बेहोशी में भी शायद चेतना के कुछ क्षणिक पल आते हों। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इन सब का मतलब निचोड़ क्या निकालें? क्या हम वाकई मन को समझने के, उसे डिकोड करने के करीब आ रहे हैं? वो समझने में जो प्रगति हुई है उसका सीधा फायदा मरीजों की देखभाल में दिख रहा है। हाँ, ये तो व्यावहारिक लाभ है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अभी भी वहीं की वहीं है, वो है चेतना का व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। वो अंदरूनी एहसास। हाँ, वही कि कैसा लगता है जागरूक होना, या लाल रंग देखना, या दर्द महसूस करना। इसे बाहर से वस्तुनिष्ठ रूप से मापना ये लगभग नामुमकिन सा लगता है, खासकर उन लोगों में जो बता नहीं सकते हैं ना, हाँ। जैसे कोमा के मरीज। सही कहा। या फिर भविष्य की एआई के बारे में सोचें। अगर कोई एआई कहे कि वो चेतन है तो हम कैसे जानेंगे? सिद्धांतों पर असहमति, जैसा हमने आईआईटी विवाद में देखा, ये भी एक बड़ी बाधा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चेतना का विज्ञान एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है। नई तकनीकें आ रही हैं, अलग अलग फील्ड्स साथ मिलके काम कर रही हैं। हाँ, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, एआई सब मिल के कोशिश कर रहे हैं। हम समझ की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मन को पूरी तरह समझ लेना, खासकर उसके इस निजी व्यक्तिपरक एहसास वाले पहलू को, वो अभी भी मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिसके बारे में शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि अगर चेतना पूरी तरह से दिमाग की भौतिक प्रक्रियाओं, मतलब फिजिकल प्रोसेसेस का ही नतीजा है, तो क्या भविष्य में मशीनों में या एआई में वैसा ही व्यक्तिपरक अनुभव, वो अंदरूनी एहसास पैदा करना संभव होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और अगर संभव हो भी गया तो क्या ये नैतिक रूप से सही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।